जैसा कि हमें पता है कि हम बहुत ही शानदार तरीके से एक मेगा टेस्ट सीरीज प्रारंभ करके लगातार उस सीरीज से गुजर रहे हैं। जब वो सीरीज हम लगातार पढ़ रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं छोटा ना मोटा उद्देश्य ये रहता है कि आपकी गणित के प्रति रुचि बढ़े। हमने अभी तक 4 टेस्ट ले लिए, जो बार बार बताने जितनी आवश्यकता वाली बात नहीं है। आज इन चारों टेस्ट का निचोड़ अर्थात मेगा टेस्ट 1 ऐसे करके हमें 4 मेगा टेस्ट लेंगे और उसमें मेगा टेस्ट में वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, इन चारों प्रश्नावलियों के क्वेश्चन हैं जो अधिकतम से अधिकतम सबसे ज़्यादा मोस्ट बनते हैं। तो आपको इनको ध्यान से देखना है और मेरा आपसे एक ही कहना है, जब आप इतना हम आपको समय दे रहे हैं तो आपकी भी थोड़ी ड्यूटी बनती है कि आप व्यवहारिक रूप से स्टडी करें, क्योंकि अब आपके लिए समय बहुत कम रहा है। चलो हम आगे बात करते हैं। अब देखो, ये कई बार आता है और इस प्रश्नावली का मोस्ट सवाल ये बनता है, ये कह रहा है कि यूक्लिड की जो विभाजन प्रमेय है उसके अनुसार इसका एचसीएफ ज्ञात करना। तो सबसे पहले मान लो आप ये ए है या ये बी है या सी या डी, जैसे भी मान लो, और उसके बाद में चेक करो कि बड़ा कौन है। तो आपको ये पता चलेगा कि बी बड़ा है किससे, ए से, है कि नहीं? बी ए से बड़ा है। तो और कई बार बी ए ऐसे मानते हैं, तो हमें बड़ी संख्या को आगे रखकर इसका एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालना है? तो सबसे पहले तो अगर आपको यूक्लिड की विभाजन प्रमेय आती है तो उसके अनुसार इस सवाल को करना चाहिए आपको, और वो लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सवाल ये 2 से लेकर 3 नंबर का सवाल आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि नहीं? अब हम पढ़ रहे हैं परीक्षा में कैसे लिखते हैं वैसे, ताकि आपको ध्यान रहे। अब देखो, हमने लिख दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये आपको लिखना है लाइन। और ये लिखने के बाद में आपको यहाँ तो लिखना है 225, और यहाँ पर फिर आपको क्या लिखना है, ये जो 135 है इस प्रकार मल्टीप्लाई करना, जैसे भाग देते हैं। इससे बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ इसका शेषफल आ जाएगा 90। ये पहला स्टेप है। अगर आप यहाँ आगे लिखते हो स्टेप फर्स्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर पी से भी लिखते हो स्टेप फर्स्ट तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखो तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ा लिख देते हैं तो एग्जामिनर को लगता है भी बच्चे को कुछ स्पेशल आता है। फिर हमें ये जो नंबर है यहाँ उतारने 135, फिर शेषफल का योगदान बनेगा, शेषफल को फिर आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर ये देखना कितना शेषफल बचता। ये दूसरी स्टेप हो गई। इसी प्रकार फिर आप इसको उठाना है, तो ये आ गया 90 बराबर 45 इंटू 2, और शेषफल कितना आएगा 0। जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो आपको ये चेक करना है कि उसके ऊपर की संख्या कितनी है। 45 एक नहीं है, तो आप मुझे बताओ यूक्लिड की विभाजन प्रमेय के माध्यम से हमें एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ। ये हमारा आंसर। ये सवाल आता है तो हमारे या तो 1 नंबर का आता है या 2 नंबर का आता है, इससे बड़ा नहीं आता, क्योंकि इतनी लाइन होती, ज़्यादा कोई डीप सवाल नहीं है और व्यवहारिक सवाल है। बोलो सवाल समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको ये ध्यान से देखना है। वैसे लगभग सब बच्चों से कवर हो रहा है, बार बार हम पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में भी ये आता। आगे सवाल ये है, ये कह रहा है कि ये ए परिमेय संख्या क्या है? ए परिमेय संख्या। जब ये ए परिमेय संख्या है तो मैं आपको एक बार फिर बिलीव दिलाता हूं कि मोस्टली क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ए परिमेय संख्या प्रूव करने वाले सवाल आएंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ए परिमेय संख्या में इसको किस प्रकार प्रूव कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी हमारी ए परिमेय संख्या है इसको एक अलग अल्टरनेट मानकर करना है, अर्थात परिमेय संख्या मानना है। और जब ये परिमेय संख्या प्रूफ हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि भैया हमने परिमेय संख्या माना, ये परिमेय संख्या हो रही है, जबकि वास्तविक स्थिति देखिए परिमेय संख्या है ही नहीं। अर्थात कथन में और कारण में दोनों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये ए परिमेय संख्या है कि नहीं? तो देखो, हमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ये क्या करना है, जो भी हमारा नंबर जैसे 3√5, इसको ऐसे लिख देना a बटावा b। और जो a बटावा b है ये क्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय जब संख्या है तो ये कभी भी b नॉट इक्वल टू 0, b का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अब हमें इसको आगे सरल करना है,
और आगे जब सरल करना है तो ये करना है आपको, ये √5 ए परिमेय संख्या है और इसको आप नीचे ए बटावा 3 को इधर लगा दो, 3 भी हो जाएगा। एक मैं विशेष जानकारी आपको ये देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई ए परिमेय नंबर होता है और वो अनरूट में होता है और उसके अंदर अनरूट में अभाज्य संख्या होती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। और इन परिमेय संख्या से आप कोई भी नंबर ऐड करो, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, कोई भी नंबर सबट्रैक्ट करो, उससे कोई भी नंबर डिवाइड करो, ये हमेशा ए परिमेय संख्या होती है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वैसे ये परिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी हम इसको पूर्ण करते हैं। ये आ गया, इतना सा करना है, हर सवाल में ये स्थिति रहेगी। अगर ये √5 या √3 अकेला आता है तो थोड़ा सा एक स्टेप और ले लेना है, सी ए बराबर जिसे हम सी स्क्वायर करेंगे, उससे क्या होता है कि 2 कंडीशन प्रूव हो जाती है, इसमें ज़्यादा प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम ये तो जानते हैं भाई नंबर 3 हो और ए और बी जब परिमेय संख्या तो ये किसकी है, ये पूर्णांक संख्या का ही रूप है कि नहीं है, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है ये तो सारे पूर्णांक है और पूर्णांक संख्या है तो अपने आप ही ये क्या हो गई, परिमेय संख्या। ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। इसलिए अगर ये परिमेय संख्या हो गई तो मुझे बताओ √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, निश्चित रूप से होगी। और जब परिमेय संख्या होगी तो हमने तो इसको माना ही गलत था, क्योंकि ये तो थी ये परिमेय संख्या, विपरीत मानकर हम ये कर रहे थे। इसलिए कि हम इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना, ये 2 लाइनें लिख लेना और इसमें आपको दिमाग में फिट रखना, ये रखना कि 3a वे भी क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, वो परिमेय संख्या होती है। और इसके बाद में लिखेंगे कथनों में उत्पन्न विरोधाभास के कारण, क्या लिखोगे, कथनों में उत्पन्न विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण 3√5 क्या है, ए परिमेय संख्या। और कुछ भी नहीं लिखना, मैं कह रहा हूँ ये पक्के सवाल आएंगे आपके, मान के चलो आप इनको इजी लेना मत। ये 100% सवाल परीक्षा में आते हैं, आज नहीं हमेशा आते हैं। थोड़ा सा हमें ध्यान रखकर इस सवाल को करने का प्रयास करना है और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब आगे देखो, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जहाँ ये मूल है। देखो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर हमें मूलों का योग और मूलों का गुणा देते हैं, लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ये हमारा सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। कई बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस को प्लस मान लेते हैं और इस प्लस को प्लस ही मानते हैं मोस्ट, लेकिन कई जने लिख देते हैं माइनस। आपको ये ध्यान रखना, पहले तो माइनस आएगा फिर प्लस आएगा। अगर ये स्थिति नहीं करोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो मूलों का योग है वो क्या होता है, -b/a, और जो मूलों का गुणा होता है वो क्या होता है, c/a। यहाँ जब माइनस आता है तो यहाँ माइनस रखेंगे तभी तो वो समीकरण जो होगा वो x² + bx प्लस के रूप में बनेगा। अगर यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ प्लस से यहाँ माइनस है तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा मूलों का योग और मूलों के गुणों की बात होती है, तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं। अब हम रख देते हैं x² √2x, मूलों का योग ये और मूलों का गुणा क्या है, 1/3। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नीचे जो मूल 3 आ रहा है वो कभी भी नहीं आना चाहिए, नीचे नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम सोल्व करने का डायरेक्ट पैटर्न ये करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। ये ले लिया और जब एलसीएम ले लोगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1। और इनको जब आप गुणा कर दोगे तो 3x² माइनस 3√2x + 1 बराबर 0। और ये 3 0 के उधर चला जाएगा तो हमारा जो भी मूल होगा हो जाएगा, लेकिन हमारा जो उत्तर है वो ये आ जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं है? सवाल कठिन नहीं है, हम सवाल का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं करते, हम ढंग से उसको कभी पढ़ते नहीं हैं, क्लास में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और जो ध्यान देते हैं वो गणित में कभी भी नंबर नहीं लाते। मैं तो कह रहा हूँ समय के साथ गणित की प्रश्नावलियाँ बहुत ईजी हो गई है, बहुत सरल कार्य हो गया, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब देखो, मैंने हमेशा आपको बताया होगा, पूर्व के अध्याय में भी आपने देखा होगा, अगर किसी भी नंबर
की या किसी भी इक्वेशन की आपको पावर देखनी है, और जब अधिकतम जो पावर होती है उतने ही उसके गुणनखंड हो सकते हैं आप, या मूल कह सकते हैं आप इसके। जितनी अधिकतम पावर होगी उतने ही उसके मूल होते हैं। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि 4 पावर होती है। कितनी है? 4। तो मूल भी कितने होंगे? 4। तो हमारे मूल 2 दिए हुए, 2 हमें ज्ञात करने हैं। चलो कर लेंगे ज्ञात, लेकिन सबसे पहले आपको चीज़ जो ध्यान देनी वो ये है कि हमें जो मूल दिए हैं वो एक प्लस का दिया हुआ और एक माइनस का दिया, लेकिन दोनों समान है। तो आप चाहो तो इनको ऐसे भी तो लिख सकते हो। और दूसरी बात, जो ये मूल प्राप्त हो रहे हैं वो किसके हो रहे हैं भाई? जब x है तो x के ही तो उत्तर आ रहे हैं। पूरा समीकरण जब x में तो x में उत्तर है, अगर समीकरण y में होता तो ये उत्तर किसके होते हैं? y के होते हैं। तो ये प्लस माइनस 5/3 दे रखा है। अब इसको सरल करने का एक तरीका ये होता है, ये जो x है या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जब ये स्क्वायर रूट हट जाता है। और दूसरा पैटर्न है कि जब प्लस माइनस आता है तो निश्चित रूप से इधर स्क्वायर होता है तभी आता है, लेकिन हम इस पैटर्न से नहीं करके हम कर देते हैं कि दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ तो x स्क्वायर आ जाएगा और यह आ जाएगा 5/3। आप बराबर के इधर लेकर आ जाओ, ये माइनस हो जाएगा, या फिर आप इसको गुणा कर दिया बराबर 5, और इसको जब सरल करोगे तो ये हमारे एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, समीकरण का एक रूप प्राप्त हो जाएगा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ये जो रूप प्राप्त हुआ है ये 2 घात का है और ये 4 घात का है। हमें इसमें भाग देकर एक 2 घात का इक्वेशन, द्विघात समीकरण या बहुपद प्राप्त करना है, उसके गुणनखंड करने। तो कैसे? सबसे पहले भाग देना आना चाहिए। कई बच्चों के साथ समस्या रहती है, आपके भी छोटी मोटी समस्या होगी, हम उसको क्लियर कर देते हैं। और क्लियर कर रहे हैं जो आपको ध्यान देना है। ये देखो सवाल है, ये देखो, हम जब भी भाग देवें हमारा पहला प्राथमिक दायित्व तो ये बनता है कि आपको इस पद से मतलब है, बाकी क्या है आपको कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ इसको हटाना है, बाकी कौन क्या किससे हट रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और ये चीज़ आपके दिमाग में ध्यान में भी होनी चाहिए। तो मेरे पास 3x की घात 2 है और मुझे 3x की घात 4 हटाना है। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, घात 2 इसमें 2 है, तो ये मैं 2 लगा देता हूँ इधर, भाग गुणा में भाग हो गया। तो ये हो गया 3x की घात 4। अब ये माइनस में और घात 2 में, तो आप इसको इसके नीचे लिखो, ये लिखते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 5 था, ये स्क्वायर का नीचे स्क्वायर, क्यूब के नीचे क्यूब, ये लिखना है, भले आपको गैप देना पड़े। उसके बाद में जो आप लेकर आए हो उसी का चिन्ह बदलना है। इसके प्लस था तो माइनस कर दिया, इसके माइनस था तो आपने क्या कर दिया, ये तो गया। और ये 100% पहला पद जाएगा। हम पहले पद को कहीं भेजने के लिए ही यहाँ आए। अधिकतम घात का पहले पद लिख दो ताकि आपको कंफ्यूज नहीं रहे। अब इनको जब आप सरल करोगे तो आप देखोगे दोनों में अलग अलग साइन है। बड़ी संख्या 5 है, छोटी संख्या 2 है, अलग अलग साइन है तो घटेंगे। तो ये आ जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब हमें आगे क्या करना है, इसको गायब करना है। तो हमारे पास घात 2 है, यहाँ 3 है, एक तो घात 1 चाहिए, ये लिख दिया x। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए 2, और यहाँ क्या लगा हो गया प्लस। और इनको जब आप गुणा करोगे तो 6x की घात 3, और ये 5 है, ये 10 है, ये माइनस के 10x। तो आपको जब भी पता है, जब भी हम सरल करते हैं चिन्ह तो चेंज होते ही है। ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, ये गया, और ये प्लस माइनस समान संख्या ये भी गई, पीछे बच गया 3x स्क्वायर माइनस 5। बात समझ में एक नहीं है। और ये दोनों समान एक नहीं है, तो यहाँ आप लगा दोगे प्लस। अब हमारे पास नया चर ये आया, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। और जब भी इनके गुणनखंड करेंगे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके इस प्रकार टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 2 आए, ये लो, और गुणा करने पर 1 आए, तो ये आ गया x + 1। तो आपके उत्तर आ गया x + 1
तो इनका आ गया -1 और -1, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 टुकड़े आएंगे और इस प्रकार आएंगे। और इन चीज़ों को हमें बढ़िया व्यवहारिक रूप से ध्यान करके अध्ययन करना है। और मैं इसको कई बार मोस्ट मानता हूँ। ये मोस्ट है, क्यों मोस्ट है कि इसमें ज़्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं है, बस आपको ये चीज़ समझनी आनी चाहिए। और ये समझने के लिए ही आपको एग्जाम दे रहा है, तो निश्चित रूप से बड़े नंबर में 2-3 नंबर के सवाल में इसके आने के या 2 नंबर में आने के इसके अच्छे चांस बनते हैं। तो जरूर आपको इसको एक बार अपनी कॉपी में करना चाहिए। अब देखो ग्राफ का सवाल है। कई बार हम ग्राफ के सवाल पढ़ चुके हैं, और जो ग्राफ के सवाल बार बार हम पढ़ रहे हैं तो कोई ज़्यादा इतना इशू नहीं रहता। आज हमारा जो टारगेट मुख्य आते हैं, हमें 2 चीज़ें पहले ध्यान रखनी है कि एक तो इसकी टेबल बनानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेबल हम बना देंगे, टेबल बन भी जाएगी, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वाई दोनों मैंने एक अलग पैटर्न से दिए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट आती है बच्चों को ग्राफ नहीं बनाना था। तो जब भी आपको ग्राफ बनाना है, आपको क्या करना है कि बराबर ग्राफ के बीच में जो आपको लगेगी ये बराबर में है, ऐसी लाइन खींचनी है। और लाइन खींचने के बाद में आपकी ड्यूटी ये बनती है कि ये लगा दो, ये x आ गया, ये x डैश आ गया, ये y आ गया, ये y डैश आ गया। इतना तो करना है, ये मूल बिंदु है। और हमें मानना पैमाना, अगर यहाँ स्पेस बचता है तो यहाँ मान लेना आप ये पैमाना, अगर यहाँ नहीं बचे तो आप यहाँ मान लेना, नहीं तो यहाँ कहीं पर भी आप मान सकते हो। पैमाना एक तो x अक्ष पे होता है और एक y अक्ष पर होता है। और ये दोनों जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, अब इनके बराबर में क्या आएगा वो तो हम इस टेबल के अनुसार जो आंकड़े देंगे ना, इनमें कितने का गैप आता है, जो अंतर आता है वो इसमें लिखेंगे। अगर 2 4 6 8 लिखते हो तो आपको 2 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 लिखते हो तो 1 लिखना पड़ेगा, 3 6 9 12 ये लिखते हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अब टेबल बना करने का कोई इश्यू नहीं है, आप एक तो समीकरण यहाँ लिख दो और एक समीकरण यहाँ लिख दो। अब आपको क्या करना है, यह मान रखना है, और ये टेबल कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ये टेबल है, ये x आ गया और ये y आ गया। x का मान आपने 1 रखा तो ये y का मान कितना आ गया 0। x का मान 2 रखा तो y का मान आ गया 2। x का मान 3 रखा तो y का मान कितना आ गया 4। x का मान 4 रखा तो y का मान कितना आ गया 6। ये मान आएंगे, इसमें आप रख के देख लेना। क्यों कि जब आप x का मान रख रहे हो 1, ये रख दिया 1 - 2, तो 2 में से 2 गए कितना है 0। 2 रख रहे हो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए कितना है 0। 3 रख रहे हो 6, तो 6 में से 2 गए, ऐसे मान है। अब हमें क्या करना, जैसे आप देख रहे हो y के मान में तो एक निश्चित अंतर आ रहा है 2 4 6, लेकिन हमें 6 तक प्राप्त हो रहा है, तो 6 कॉलम हमारे उस ग्राफ में मिल जाएंगे, तो ज़्यादा विशेष दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार आप ये टेबल बना सकते हो। x का मान 1 रखा आपने, ये 4 - 4 है, तो y का मान कितना है 0। 2 रखा तो कितना है 4, क्योंकि 8 हो जाएगा, 8 में से 4, 3 जाएगा 12, ये आ गया 8, और 4 रखा तो ये आ गया 12। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अधिकतम से अधिकतम कवर हो जाए, और 3 मान लो तो बहुत है, जैसे 8 तक तो आ जाता है, लेकिन हमने 12 ले लिया, तो आपको क्या करना है, x का मान तो 1 2 3 में लेना है। ये ले लिया 1, सॉरी ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये y का मान, x का मान, ठीक है, y डैश आ गया, ठीक है। और y का मान जब 2 2 के अंतर में आ रहा था, आप क्यों नहीं 2 4 6 8 और 10 ले लो, और इधर माइनस आ जाएगा, छोटा ग्राफ है हमारा, बड़ा होता तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1, ये 2, अब देखो यह x अक्ष में तो आएगा 1, क्योंकि हमने 1 के अंतर से लिया है, और y अक्ष में यहाँ आएगा 2, क्यों आएगा कि हमने 2 2 के अंतर से लिए। हमारी ये संख्या कवर होनी चाहिए, ये हमें ध्यान होना चाहिए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको हम कुछ समय के लिए मिटा देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ग्राफ बनाना है। अब देखो 1 और 0 कहाँ है,
ये 1 है x का, ये y का 0 है, यहाँ गोला कर दो। 2 और 2 ये है, उसके बाद में बोल रहा 3 और 4 ये आ गया, उसके बाद में बोल रहा 4 और 6, ये एक इक्वेशन बन गया। अब आपको क्या करना है, एकदम लाइन खींचनी है, खींच दी। अगला है 0 और 1, ये 0 है और ये 1 है, ये आ गया, 2 आ गए यहाँ, 1 0 और 1 0, तो ये हमारा ओबिनिष्ट बिंदु भी हो जाता है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद में 2 और 4, ये 2 है, ये 4 आ गया, 3 और 8, सॉरी 2 और ये 4, 3 और 8, और ये आगे आ जाएगा 4 और 12। तो ये ग्राफ हमारे बना कि नहीं बना, ये ओबिनिष्ट बिंदु आ गया। इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से ध्यान देखना है, अध्ययन करना है। बहुत अच्छा सवाल है और ग्राफ का सवाल आपको आना चाहिए। मोस्टली इस प्रश्नावली से हमारे ग्राफ के सवाल कवर हो जाते हैं। फिर कोई सिचुएशन से रिलेटेड सवाल आते हैं, स्थितियों से रिलेटेड, समांतर है, के का मान से रिलेटेड। ये सवाल मैंने जानबूझ के आपको दिया है, क्या पता एग्जामिनर का माइंड क्या होता है। तो वो अगर जाएगा तो कभी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में नहीं जाएगा, वो वज्र गुणन विधि में जाएगा, और ये वज्र गुणन विधि है। हालांकि इसको करते हैं तो अलग तरीके से, लेकिन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है ये कि अगर 1/x है तो आप इसको बड़ा ए मान लो, कई जने v मानते हैं, u मानते हैं, s मानते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आपको मन करे जो मान लेना। बस ये ध्यान रखना लास्ट में इसको वापस बदलना है। तो हमारा सवाल हो गया 2a + 3b = 13, उसके बाद में 5a - 4b = -2। हमें इनको सरल करना है, कोई सी भी विधि से कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हमें ये समीकरण युग्म को बदलना आना चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी 5 से गुणा कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 2 से। तो हमें नया समीकरण मिलता है 10a + 15b = 65, 10a - 8b और -4। हमेशा कोई भी क्वेश्चन होता है वो सरल तभी होगा जब इनके जो चर होते हैं, चाहे ये बराबर होंगे। बराबर होने से क्या होता है कि एक चर गायब हो जाता है। अगर उनमें समान चिन्ह है तो, अगर समान चिन्ह नहीं है तो हमें लाना है, ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ दोनों में समान चिन्ह था, इसलिए गायब हो गया। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, जब भी घटाते हैं चिन्ह चेंज करते हैं। तो 15 और 8 कितने हो गए, 23b, और जब इनको जोड़ोगे आप 69, और जब b का मान आपको ज्ञात करना है तो 69/23, तो b का मान हमारा कितना आ जाएगा, 3। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आएगी, ये सवाल है। अब ये b का मान आप चाहो तो इस पे लिख दो और आप चाहो तो इस पे लिख दो, जहां आपको उचित लगे। तो 2a + 3b = 13, ये 2a आ गया, ये 3b का मान 3 आ गया बराबर 13। तो 2a + 9 = 13, तो 2a बराबर आ जाएगा 13 - 9। और आप जानते हो 2a = 13 - 9 मतलब 4, तो a का मान कितना है, 2। हमने a का मान भी निकाल लिया और b का मान भी निकाल लिया। तो यहाँ लिख दो, कितना लिखो, ये लिख दो 2 और ये क्या लिख दो 3। तो ये x आ गया, तो ये हो गया 1/x बराबर, और ये हो गया 1/y बराबर। इनका तिरछा गुणा कर दो, तो x बराबर तो आ जाएगा 1/2 और y बराबर आ जाएगा 1/3, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई। समीकरण युग्म को हल करना है, x y के मान निकालना है, इस प्रकार होंगे। थोड़ा सा सवाल को करने का प्रयास करो, कभी भी समस्याएं आपको नहीं आएगी, बस आप इसको करो। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक तो बता रहा हूँ कि अस्तित्व के लिए हमें इस कंडीशन को चेक करते हैं, जिसे विविक्ति कर कहते हैं। आजकल विविक्ति कर का आता है, हमारे समय में इसको हम विवेचक कहते थे। इसकी कंडीशन आती है > < 0। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखना है और क्या इसकी स्थिति है, और ये करके आप मुझे या तो पर्सनली भेजना या कमेंट में डाल देना, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना देखते हो, और जब आप देखोगे तभी हमारा उत्साहवर्धन होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये पहले तो रहमान की बात कर रहा है और किसी की बात नहीं कर रहा है। जब एक अकेले की बात कर रहा है तो मान लेते हैं इसकी आयु क्या है, x, और ये किस में है, वर्ष में।
3 वर्ष पूर्व। जब आप 3 वर्ष पूर्व की बात करोगे तो ये कितना आ जाएगा, और ये 5 वर्ष पश्चात की बात करोगे तो ये आ जाएगा। अब ये कह रहा है रेमान की इनकी आयु का व्युत्क्रम की बात कर रहा, तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा। अगर 3 वर्ष पूर्व आयु ये है, अगर ये 5 है तो इसका व्युत्क्रम ये हो जाएगा, और इनका योग है 1/3। हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी सवाल, हमें इनका एलसीएम लेना है। तो जब भी कोई चर होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं तो वो चर पूरे आ जाते हैं। तो ये x - 5 हो गया, और ये प्लस x - 3 हो गया, और ये 1/3 आ गया। अब हमें ये जो गुणा की संख्या इनको इधर भेज दो और इनको इधर भेज दो, तो आप जानते हो x और x कितने हो गए, 2x और -8। अब यहां देखोगे तो यहां तो आ जाएगा 3, और बराबर में आप जब सरल करोगे तो x - 3 और x - 2, और जब हम इसको आगे सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 6x - 24, और इनको हम सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 5x - 3x + 15, और इनका सरलीकरण करके आपको x का मान निकालना है। इतना तो कार्य कर ही सकते हो ना यार, इतनी तो आपकी ड्यूटी भी बनती है। चलो आगे मैं इसको सरल कर देता हूँ। तो ये तो रह गया x², ये -5x, ये भी उधर जाएगा -6x -3x + 15 और +24, जोड़ बाकी करके आपको यहाँ लाना है और इसको आंसर के रूप में रूप देना है। इतना कार्य आपको करना है। अब हमसे जुड़े, समय दिया, अच्छे से अच्छे पढ़ने का प्रयास किया, हमारा भी यही दायित्व है। अब कल से फिर टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। आज हमारा ब्रेक डे था, इसलिए हमने इसको जिससे भी होता है वैसे पढ़ने का प्रयास किया। इसी प्रकार आपको पढ़ते रहना है और अच्छी मेहनत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।